मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर अपना 8 चल रहा है भाई, चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण। और इस चैप्टर के लास्ट में अपन चल रहे हैं, इसको कंप्लीट कर देंगे अपन आज। कल चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो फैराडे के प्रयोग के अनुसार 3 प्रकार के पदार्थ बताए हैं: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ठीक है, 2 के बारे में अपन कल जानकारी ले चुके हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो होगा लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो 3rd पार्ट होगा लोह चुंबकीय पदार्थ। ओके, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़ा था वैसा ही कुछ है ये, सिर्फ इसके जो चुंबकीय गुण है वो प्रबल हैं। तो क्या होता है देखो कि वे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर प्रबल बल से आकर्षित होते हैं या विस्थापित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय थे वो अल्प बल से विस्थापित हुए थे और ये प्रबल बल से विस्थापित होते हैं। तो ऐसे को अपन क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो ये कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर विस्थापित होते हैं और प्रबल बल से होते हैं। ठीक है, एक तो ये। अब इसमें उदाहरणों की बात करेंगे अपन कि कौन कौन से पदार्थ आते हैं जो अपने पास लगभग अपने पास जो लोह की श्रेणी में, जैसे कि लोहा और निकल, कोबाल्ट और मैग्नेटाइट, ये सभी लोह चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इनको अपन कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसकी व्याख्या देखो, लोह चुंबकीय पदार्थ की क्या व्याख्या, कैसे अपन इसको आणविक मॉडल के आधार पर अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो पदार्थ है, पदार्थ किनसे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। और परमाणु है ना, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इनमें अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ज्यादा पाई जाएगी। अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ज्यादा होगी, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इनके चक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज तो ये। अब इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इसमें जो परमाणु है उन परमाणु में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उस पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं या गुच्छे बन जाते हैं, और उन्हीं गुच्छों को अपन क्या कहते हैं? क्षेत्रों को डोमेन कहते हैं। तो एक डेफिनेशन यहाँ से डोमेन की भी आपको याद रखनी है कि लोह चुंबकीय पदार्थों में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो डोमेन होते हैं, इस डोमेन में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उन सभी परमाणुओं की चुंबकीय अक्ष की दिशा समान होती है। एक डोमेन की बात की है मैंने, लेकिन अगर अपन भिन्न भिन्न डोमेनों की बात करें तो सभी में जो दिशा है उनकी परमाणुीय अक्ष की दिशा जो है वो भिन्न भिन्न होगी। तो अगर मैं एक सिंपल पदार्थ की बात करूं तो उस सिंपल पदार्थ में सभी डोमेनों के जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होने से उनके कारण जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा भी डिफरेंट होगी। तो अव्यवस्थित रूप से रखे होने के कारण, डोमेन स्थित होने के कारण उसका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, उसका मान क्या होगा? 0 होता है। क्या होता है? 0। ये तो है जब बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति है। लेकिन जैसे कि मान लो अपने पास ये है, आपको बना के दिखाते हैं, ये पदार्थ था,
तो इस पदार्थ में ऐसे सूक्ष्म आकार के क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 क्षेत्र दर्शाए हैं और इसमें अलग अलग दिशाएं होंगी। ये देखो, एक डोमेन ये है, इस डोमेन की दिशा इस तरफ है, लेकिन इसमें उपस्थित परमाणुओं की दिशा सभी में समान आप देख सकते हैं। इस डोमेन की दिशा ये भी अलग है, ठीक है। इस डोमेन की दिशा ये डिफरेंट है और इस डोमेन की दिशा ये डिफरेंट है। तो परिणामी जो मिलेगा आपको, वो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण यहाँ क्या मिलेगा? 0। लेकिन जब इस पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप 2 घटनाएं होंगी यहाँ पर। क्या? यदि आप दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहे हो, पहले मैं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहा हूं, तो ये दुर्बल क्या करेगा? इस डायरेक्शन में मैंने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया है, तो इसकी दिशा में जो है, जो डोमेन, केवल उसी का आकार बढ़ेगा, वो उसकी दिशा में संरेखित रहता है और उसका आकार बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, इस डोमेन की बात करूंगा मैं, क्योंकि इसी की दिशा इसकी दिशा में है, तो इसका आकार बढ़ेगा और बाकी डोमेनों का आकार घट जाता है। देखो, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप इसकी अधिकता ज्यादा हो गई तो इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है, उसका भी अपने को कुछ न कुछ मान मिलेगा। लेकिन वो परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कैसा होगा? अस्थायी होगा, क्योंकि अगर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लूंगा तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, तो अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। अब यदि आप क्या करें, इस पर दुर्बल के स्थान पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें, तो उस स्थिति में क्या होगा? अब की बार इस डायरेक्शन में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया है, तो इस स्थिति में जितने भी डोमेन थे, उस सभी डोमेनों की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की संरेखित हो जाती है, सभी की, चाहे वो विपरीत हो चाहे वो उसकी दिशा में हो, ठीक है। तो क्या होगा इस स्थिति में? देखो, ये 4 डोमेन बने हुए हैं अपने पास में और इन सभी की दिशा इस दिशा में हो जाती है, इस प्रकार से, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे प्रबल रूप से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और ये जो चुंबकीय आघूर्ण है ये स्थायी होता है भाई। क्या होगा? स्थायी। अगर मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लेता हूं तो उस स्थिति में ये अपनी इस स्थिति में बने रहते हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पे क्या हो गया? स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया। क्लियर है? ये तो आपके पास में इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके गुणों की। तो लोह चुंबकीय जो पदार्थ हैं, इसके गुण बिल्कुल अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति ही होते हैं, लेकिन उनकी प्रबलता जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रबलता क्या है? इसकी ज्यादा होगी। तो ये आपका लोह चुंबकीय पदार्थ समाप्त हुआ। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप। छोटे क्वेश्चनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वैसे क्यूरी नियम अपन ने कल पढ़ा भी था। क्यूरी नियम एवं क्यूरी ताप। क्यूरी नियम जो होता है, क्यूरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए एक नियम प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स काई एम व्युत्क्रमानुपाती 1/T होगी, ठीक है। ये साइन हटाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक आता है C, तो C/T, जहां C क्या होता है? C को अपन कहेंगे क्यूरी नियतांक, ठीक है। ये तो था अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। अब लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके लिए भी नियम दिया गया, लेकिन उसके लिए क्यूरी ने नहीं दिया गया। क्यूरी के साथ में एक साइंटिस्ट और था, वाइस। तो ये नियम जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा क्यूरी एवं वाइस का नियम। और उनके अनुसार जो चुंबकीय प्रवृत्ति है लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए वो इस प्रकार से होती है, T-TC। यहाँ पे T में से कुछ माइनस भी हो रहा है, TC, जहां T तो हो गया आपके पास से परम ताप और TC क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। क्या कहलाएगा? क्यूरी ताप। तो ये क्यूरी का नियम हो गया। अब क्यूरी ताप क्या होता है? देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्यूरी ताप। तो नेक्स्ट है क्यूरी ताप। देखो, लोह चुंबकीय जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का अगर अपन ताप बढ़ाएं, कौन से पदार्थ? लोह चुंबकीय। अगर इन पदार्थों का ताप बढ़ाएंगे तो इसमें जो डोमेन थे वो डोमेन संरचनाएं नष्ट होने लगती हैं, और जो डोमेन नष्ट होने लगेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस स्थिति में इसके चुंबकीय गुण कम होते जाएंगे, और चुंबकीय गुण कम होकर ये कैसा बन जाएगा?
अनुचुंबकीय बन जाएगा। तो एक ताप ऐसा आएगा जिस पर उसके डोमेन नष्ट होकर अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो यहाँ से डेफिनेशन बन गई कि वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं, Tc से दर्शाते हैं। ठीक है, और इस Tc का जो मान है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें लोह चुंबकीय पदार्थों में लोहे की, तो लोहे के लिए जो Tc का मान है वो होता है 1043 केल्विन। ठीक है, कोबाल्ट के लिए अगर बात करें तो कोबाल्ट के लिए होता है 1394 केल्विन। ठीक है, निकिल के लिए बात करें तो वो होगा 631 केल्विन। और एक पदार्थ और होता है यहाँ पे, वो अपन एक एग्जांपल और लिया है गैडोलीनियम। इसके लिए जो होगा वो होगा 317 केल्विन। तो ये कुछ क्यूरी ताप के डाटास थे जो आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना है वो है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र। ये केवल एक नंबर का वक्र भी पूछ लिया जाता है या इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो भी पूछ ली जाती हैं या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। देखिए अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उसमें एक था चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, याद है, ये एक था चुंबकन या फिर चुंबकन तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण कह सकते हो आप उसको, चुंबकीय प्रेरण, उसको आप या तो B से डिनोट कर दो या एक आपने उसको I से डिनोट किया था। ठीक है, और एक था आपके पास में चुंबकन क्षेत्र या चुंबकन तीव्रता, वो आपके पास में था H से डिनोट किया था। तो याद हो आपको, तो बताया गया था कि जो I होता है वो समानुपाती किसके होता है, H के होता है। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन बनती है कि कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है उसके चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य खींचा गया बंद वक्र क्या कहलाता है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहलाता है। या फिर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण में चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के साथ परिवर्तन वक्र को चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहते हैं और इसे BH वक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अपने क्या किया, एक परिनालिका ली और उस परिनालिका में धारा प्रवाहित करवाएंगे और जितनी धारा अपन प्रवाहित करवाएंगे उसके अनुसार उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें उतना ही चुंबकन बनेगा। ठीक है, मीन्स धारा के साथ में H रिलेटेड और H रिलेटेड B। तो जब अपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो साथ साथ अपने ग्राफ भी प्लॉट किया। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पर तो अपन ने लिया H, जिसको अपन चेंज करेंगे, और वाई एक्सिस पर लिया अपने B या फिर आप I कह सकते हो। ठीक है, ये O पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होगा। प्रारंभ में उसमें धारा का मान 0। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, प्रारंभ में धारा का मान 0, तो उस कंडीशन में H भी 0 और H 0 तो उसमें उत्पन्न चुंबकन भी 0, मीन्स यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे H का मान बढ़ाया, मीन्स धारा बढ़ी तो H बढ़ा तो B बढ़ा, और B समानुपाती है, बढ़ रहा है, लेकिन सीधी रेखा में नहीं बढ़ेगा, ये वक्री रूप में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, वक्री रूप में बढ़ता है, इस प्रकार से बढ़ा, ये बढ़ा, और एक बिंदु ऐसा प्राप्त हुआ जिसके पश्चात ये बढ़ना बंद हो गया, मीन्स H को अपने कितना भी बढ़ाया B का मान नियत हो गया, और इस बिंदु को इन्होंने कहा संतृप्त अवस्था। क्या कहा, संतृप्त अवस्था कहा। ठीक है, अब H को पुनः कम किया, कम करे तो B का मान भी कम होना चाहिए और उसी पथ से लौटना चाहिए, लेकिन नहीं, ये उस पथ से ना लौटकर दूसरे पथ से लौटता, तो H का मान कम किया तो इस प्रकार से लौटता है। ठीक है, अब देखो मैंने H का मान 0 कर दिया, लेकिन फिर भी B का मान 0 नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी उस लोह चुंबकीय पदार्थ में कुछ गुण रह जाते हैं चुंबकत्व के, और इसी गुण को धारणशीलता कहते हैं। इसी गुण को धारणशीलता कहते हैं। तो डेफिनेशन बन गई कि H का मान शून्य करने पर भी B का मान शून्य नहीं होता, अर्थात H का मान शून्य कर लेने पर भी लोह चुंबकीय पदार्थ में कुछ मात्रा में चुंबकत्व के गुण रह जाते हैं। इसी गुण को धारणशीलता कहते हैं। अब इसको 0 करना है,
बी को, तो एच को अपन ऋणात्मक दिशा में बढ़ाएंगे, विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे, और विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से बढ़ता है। और एच का एक ऐसा मान प्राप्त होगा जिस पर बी 0 हो गया। तो ऋणात्मक दिशा में एच का वह मान जिस पर, या चुंबकन क्षेत्र का वह मान जिस पर चुंबकीय प्रेरण 0 हो जाता है, उसे कहते हैं निग्राहिता। क्या कहते हैं? निग्राहिता। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे समझने चाहिए, एक धारणशीलता और एक निग्राहिता। ठीक है, अब वापस से अपन अगर इसको ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं तो ऋणात्मक दिशा में बी का मान, ये एच का मान इधर ऋणात्मक में, ये बी इधर है, तो बढ़ाएंगे तो बी का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है और इस प्रकार से बढ़ता है। और पुनः एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुनः एच का मान बढ़ाने पर भी बी का मान नहीं बढ़ता, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको पुनः विपरीत दिशा में लेकर चलेंगे और पुनः विपरीत दिशा में एच को पुनः धनात्मक दिशा में जोड़ा तो ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ। और यहां पर पुनः बी का मान 0 नहीं हुआ, बी का मान 0 नहीं हुआ, तो फिर से ये क्या हो गई? धारणशीलता। इनसे ये वाली जो है ये क्या है? धारणशीलता है। इसको 0 करने के लिए पुनः एच का धनात्मक दिशा में मान जोड़ा और धनात्मक दिशा में जोड़ेंगे और फिर बढ़ाते जाएंगे तो अपने को ऐसा मान प्राप्त होता है और एक इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं। पहले अपन ओ से ए पर गए, फिर ए से बी पर, फिर बी से सी, फिर डी, और ये ई और ये एफ। इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है और इसी ग्राफ को कहते हैं चुंबकीय सथिल्य वक्र। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि लो चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय सथिल्य वक्र बनाइए। सिर्फ आपको इतना ही बना के आना होता है और उसमें आपको 1 नंबर कंप्लीट मिलता है। तो अच्छे से आप इसको ध्यान में रखें। तो यहाँ से 2 डेफिनेशन मिली आपको, एक धारणशीलता और एक निग्राहिता। धारणशीलता तो ये हो गई ओ बी, मीन्स इसमें देखो चुंबकत्व के जो मान बचे हुए हैं इस गुण को धारणशीलता कहा है। और एक हो गई निग्राहिता, एच की ऋणात्मक दिशा में मान मीन्स ओ सी, ये क्या हो गई? ये इसकी निग्राहिता हो गई। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखें, क्या धारणशीलता है और क्या निग्राहिता है। नेक्स्ट है सथिल्य ह्रास। देखो क्या होगा, जब अपन ने इसको चुंबकत्व के गुण लाए तो उसके लिए अपने को क्या देनी पड़ी? ऊर्जा। भाई आपने विद्युत प्रवाहित करवाई जिससे कि चुंबकन क्षेत्र बना, चुंबकन क्षेत्र से उसमें चुंबकत्व के गुण आए, मीन्स अपन ने ऊर्जा खर्च की। और ये ऊर्जा जब ये कंप्लीट साइकिल, अभी जो आपने डायग्राम बनाया था कि यहां से स्टार्ट हुआ ए से, और ए से स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट साइकिल को पूरा करता हुआ ए पर पहुंचा, तो जितनी ऊर्जा यहाँ पे खर्च हुई है उतनी ऊर्जा वापस मिलनी चाहिए थी ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस ऊर्जा में क्या हुई? कमी। क्या हुई? कमी। तो सैथिल्य जो वक्र है उसके एक चक्कर पूरे में ऊर्जा में कुछ क्या आ जाती है? कमी। इसे क्या कहते हैं? सैथिल्य ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? सैथिल्य ह्रास कहते हैं। और ये सैथिल्य ह्रास उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, मीन जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका सैथिल्य ह्रास ज्यादा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका सैथिल्य ह्रास कम होता है। ठीक है, एक चीज तो ये। अब इसमें 2 प्रकार के पदार्थ लिए जाते हैं, एक तो लिया जाता है नरम लोहा, ठीक है, नरम लोहा, और एक लिया जाता है स्टील। 2 के लिए यहाँ पर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो दोनों के लिए अपन जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, एक का तो अभी मैंने किया था, इसी में कर देते हैं अपन। ये है, ये जो ग्राफ है ये स्टील का है, इस्पात का है, और जो नरम लोहे का ग्राफ आएगा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब इस आकृति में ऐसा ही होगा लेकिन उसमें निग्राहिता और धारणशीलता का मान कुछ डिफरेंट होता है और वो ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ है ये है नरम लोहे का, ये भी ऐसे ही यहां से स्टार्ट होता है और ये इस पॉइंट पे गया, फिर यहां से इस प्रकार से। तो यहां देखो क्या क्या है, नरम लोहे के लिए धारणशीलता का मान ज्यादा है। ठीक है, नरम लोहे के लिए देखो धारणशीलता यही तो थी, ये इसके लिए ज्यादा, जबकि स्टील के लिए सिर्फ यहीं तक है, कम। जबकि निग्राहिता देखो, निग्राहिता स्टील के लिए यहां तक थी लेकिन लोहे के लिए सिर्फ इतनी है। तो स्टील के लिए निग्राहिता ज्यादा, जबकि लोहे के लिए धारणशीलता का मान अधिक होता है।
ठीक है। साथ ही क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल किसके लिए ज्यादा है? स्टील के लिए। जब सैथिले का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसके लिए सैथिले ह्रास का मान भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि अभी बताया मैंने कि जितना क्षेत्रफल होगा उसके अनुसार उसका क्या होता है? सैथिले ह्रास होता है। अब क्वेश्चन यह आता एग्जाम में कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? स्थायी चुंबक के लिए तो पहली बात तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए चाहिए क्या अपने को? तो स्थायी चुंबक जो है वो बनाने के लिए पहला पॉइंट ये है कि जिस पदार्थ की भी अपन बनाएं उसकी धारणशीलता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसकी निग्राहिता क्या होनी चाहिए? निग्राहिता अधिक होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, उसमें जो सैथिल्य ह्रास है या क्षेत्रफल है उसका वो अधिक होना चाहिए। ठीक है। और ये तीनों पॉइंट्स अपने को कहाँ पे मिलते हैं? स्टील में मिलते हैं। स्टील की धारणशीलता कम होती है, निग्राहिता अधिक होती है, सैथिल्य ह्रास अधिक होता है। तो मैं कह सकता हूं कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ज्यादा स्टील का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा विशेष चुंबक जो बनाई जाती है, सबसे ज्यादा स्थायी उपयुक्त जो चुंबक बनती है वो बनती है एल निको से। किससे बनती है? एल निको नाम की मिश्र धातु आती है जो कि एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट से मिलकर बनती है। इस धातु का अधिकतम उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्थायी चुंबक बनाने हेतु नरम लोहे के स्थान पर स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? या कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? स्टील का किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी धारणशीलता कम होगी, निग्राहिता अधिक होगी, सैथिल्य ह्रास अधिक होगा। और ऐसे ही अपने पास पॉइंट चाहिए, ऐसे ही गुण चाहिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए। ठीक है। अभी ये जो सैथिल्य ह्रास पढ़ रही थी इसमें क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा प्रति सेकंड ऊर्जा की हानि। प्रति सेकंड में ऊर्जा हानि कितनी होती है? ठीक है। वो क्या होगी कि जो सैथिल्य पास था, लूप था, उसका क्षेत्रफल चुंबकन की एक पूर्ण चक्कर में पदार्थ के इकाई आयतन पर किए गए कार्य या ऊर्जा 6 के बराबर होता है। ठीक है। तो वो क्षेत्रफल जो है वो कार्य के बराबर होता है। तो यहां से प्रति सेकंड में कितनी, तो प्रति सेकंड के लिए अपने को क्या चाहिए? उसके लिए इसको क्यू से डिनोट करते हैं। उसके लिए अपने को चाहिएगा पदार्थ का आयतन। क्या चाहिए? पदार्थ का आयतन गुणा में जो आपका था BH वक्र, उस BH वक्र का क्षेत्रफल और गुणा में आवृत्ति। ये तीन चीजें चाहिए प्रति सेकंड ऊर्जा हानि के लिए। तो पदार्थ के आयतन को V से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को अपन A से डिनोट करेंगे और आवृत्ति को N से। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। न्यूमेरिकल में काम आएगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हो गया। स्थायी चुंबक के उपयोग कहाँ पे हैं? स्थायी चुंबक का उपयोग टेलीफोन में करते हैं, वोल्टमीटर में करते हैं, एमीटर में करते हैं, धारामापी में करते हैं, दिशा सूचक में करते हैं, लाउड स्पीकरों में करते हैं। इन सभी में अपन किसका उपयोग करते हैं? स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 था जो कि कंप्लीट हो चुका है, थ्योरेटिकल पार्ट। अब आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है आप वो कमेंट में पूछें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे आप लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और भी आपके जो मित्र हैं उनको आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है। और जो भी फीडबैक है वो आप फीडबैक। ओके। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 8 का चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। धन्यवाद।